डोरबेल की आवाज़ सुनकर पंकज अपनी पत्नी से बोला, देखो जरा जाकर कौन है। पत्नी गेट पर गई और दरवाजे में बने होल से आंख सटाकर देखा। फिर बिना गेट खोले ही जल्दी से वापस आ गई। आकर पति से बोली, तुम्हारी माँ है और साथ में तुम्हारी दादी को भी यहीं ले आई है। पंकज बोला, दादी को क्यों ले आई? वो तो गांव में चाचा जी के पास ही रह रही थी ना। पत्नी बोली, बुढ़िया सठिया गई है, खुद के रहने का ठिकाना नहीं है और साथ में शमशान में पैर फैलाए बैठी अपनी सास को भी यहाँ ले आई। डोरबेल अभी भी बज रही थी। आवाज़ सुनकर पंकज का बड़ा भाई रवि भी आ गया। बोला, डोरबेल बज रही है और तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? पंकज बोला, भैया माँ गांव से लौट आई है, साथ में दादी भी है, अब तो उनके लिए 2 कमरे खाली करने पड़ेंगे। रवि बोला, दोनों एक कमरे में रह लेंगी, तेरे पास जो स्टोर रूम है वो दे देना। पंकज बोला, स्टोर रूम में 2-2 खाट नहीं आ पाएंगी, माँ का कमरा आपके हिस्से में आया है, आप वही कमरा उन्हें लौटा दो, माँ के मरने के बाद उसे वापस ले लेना। डोरबेल अभी भी बजती जा रही थी, लेकिन ये लोग दरवाज़ा खोलने की बजाय आपस में बहस किए जा रहे थे। पंकज बोला, तू क्या चाहता है, दोनों का खर्चा मैं अकेला उठाऊं? शोर सुनकर पंकज की पत्नी भी वहां आ गई थी। कब से डोरबेल बज रही है और आप लोग खोल क्यों नहीं रहे हो? आखिर कौन है बाहर? कोई भिखारी है क्या? आप लोग खोलते क्यों नहीं? पंकज अपनी पत्नी से बोला, जाकर गेट खोल दे, तुम्हारी सास और दादी सास खड़ी हैं। बड़ी बहू ने गेट खोला तो कमला देवी अपने सास के साथ खड़ी थी। बोली, बहू गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी, कब से घंटी बजाए जा रही हूँ। बड़ी बहू बोली, खाना खाने के बाद आंख लग गई थी माँ जी। कमला देवी जब सास के साथ अंदर आई तो देखा दोनों बेटे हॉल में बैठे हैं, छोटी बहू भी उनके पास खड़ी है। कमला देवी को माजरा कुछ समझ में नहीं आया। पहले उसने अपनी सास को अपने कमरे में छोड़ा, फिर वापस आकर बोली, तुम सब यही हॉल में बैठे थे तो फिर गेट क्यों नहीं खोला था? छोटी बहू बोली, गेट कैसे खोलते माँ जी, आपने तो हमें टेंशन में डाल दिया। घर में वैसे ही कमरों की कमी है और एक आप दादी जी को भी यहाँ ले आई। कमला देवी बोली, कमरों की कमी कहाँ है बहू, घर में 6 कमरे हैं, एक में तुम रहती हो और दूसरे में बड़ी बहू रहती है। एक कमरे में तुम दोनों के बच्चे रह रहे हैं, एक गेस्ट रूम के काम आता है, बाकी 2 कमरे तो खाली है ना। वैसे भी माँ जी को मैं अपने कमरे में ही रखूंगी, इसलिए एक कमरा तो फिर भी शेष रह गया ना। पंकज बोला, वो बात ये है माँ, हमने घर का बंटवारा कर लिया है। कमला देवी बोली, तुम्हारे बाप को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए और तुमने आपस में घर बांट लिया। खैर बांट लिया ठीक है, आदमी तो हम उतने ही हैं, कमरे कम कैसे पड़ेंगे? पंकज बोला, दोनों के हिस्से में 3-3 कमरे आए हैं माँ, एक हम पति पत्नी को चाहिए, एक मेरे बच्चों को चाहिए और एक कमरा मुझे गेस्ट रूम के लिए चाहिए। कमला देवी बोली, ऐसा करो बेटा, दोनों भाई गेस्ट रूम एक ही रख लो, तुम्हारी पत्नियां भी आपस में बहनें हैं, इसलिए दोनों के मेहमान भी एक हैं, 2 गेस्ट रूम की क्या ज़रूरत है? रवि बोला, माँ आप स्टोर रूम में रह लो। माँ बोली, स्टोर रूम बहुत छोटा है बेटा और ना ही उसमें कोई खिड़की है, वहाँ पर तो बहुत घुटन हो जाएगी, मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। फिर कमला देवी अपने कमरे में आ गई। सास का बड़ा बेटा यानी कमला का पति चल बसा था। बेटे के निधन से दुखी होकर सास बीमार पड़ गई थी। कमला देवी अपनी सास को बहुत चाहती थी और कैसे ना चाहती, आखिर कमला देवी की सास ने उसे बेटी से बढ़कर भी चाहा था। ठीक उसी तरह कमला देवी अपनी सास से भी बहुत प्यार करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए सास की देखभाल करने के लिए वो गांव आ गई थी। 1 महीने के बाद वापस आई तो सास को भी वो अपने साथ ले आई थी, मगर घर का वातावरण देखकर वो डर गई थी। आज पहली बार उसे खुद के बेटे पराये से लग रहे थे। कमला देवी ने अपना कमरा देखा, अभी तक उसका सामान वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। दीवार पर पति की फ़ोटो अभी भी लगी हुई थी। फ़ोटो मुस्कुरा रही थी। वो फ़ोटो के सामने खड़ी होकर धीरे से बुदबुदाई, आज तो आपके बेटे मुझे अजनबी से लग रहे हैं जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पराये के घर में आ गई हूँ। रात को कमला देवी खाने का इंतज़ार करती रही, मगर 9 बजे तक खाना नहीं आया। वो उठकर रसोई में गई तो देखा दोनों बहुओं ने रसोई को भी 2 हिस्सों में बांट लिया था। कमला देवी बोली, बहू अभी तक मेरे कमरे में खाना नहीं भिजवाया, मेरी सास के लिए मैंने खिचड़ी बनाने के लिए आवाज़ लगाई थी, खिचड़ी बनाई है क्या? छोटी बहू बोली, माँ जी मेरा 6ठा महीना चल रहा है, रोटियां बनाना ही मुझे मुश्किल है, आप दीदी से पूछो खिचड़ी बनाई है क्या?
बड़ी बहू बोली, खिचड़ी तो मैंने भी नहीं बनाई, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली। ऐसा करो, आप खुद ही बना लो माँ, आप ही उस हड्डियों के ढांचे को यहाँ उठा के लाई हो। ऐसी बात सुनकर कमला देवी को गुस्सा आ गया। बोली, जुबान संभाल कर बात कर बड़ी बहू, वो मेरी सास है, मेरी माँ से भी बढ़कर है वो मेरे लिए। उसके लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू बोली, उस बूढ़ी के बारे में कुछ बोलूंगी तो क्या कर लेंगी आप? यहाँ आपकी रोटियों का खुद का ठिकाना नहीं है और आप एक बोझ को और उठा लाई। आंखें मत दिखाओ माँ जी, अब आपके दिन गए। कहते हुए बड़ी बहू रसोई का कुंडा लगाकर अपने कमरे में चली गई। बड़ी को देख छोटी बहू ने भी अपनी रसोई का कुंडा लगाया और वो भी अपने कमरे में चली गई। ये सब देखकर कमला देवी के पैरों में जान ही नहीं रही। वो वहीं आंगन में आकर बैठ गई। आंखों में आंसू झिलमिला आए थे। वो वापस अपने कमरे में गई। फिर गांव से जो वो खाना बना के लाई थी उसे खोला। खाना इतना बचा था कि दोनों को अभी हो जाता। कमला देवी बाहर गई। घर के सामने एक दुकान थी, वहां से 2 थैली दही की खरीदी। फिर वापस आकर दही में रोटी चूरकर सास को चम्मच से खिलाने लगी। पहला निवाला मुंह में जाते ही सास ने कहा, दोनों बेटे और बहू हाथ से निकल गए हैं ना कमला। सास को 90 साल हो गए थे दुनिया देखते हुए। उसने अनुभव से ही जान लिया था कि घर का मामला खराब है। कमला देवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप बेवजह शक कर रही हो। सास बोली, बेटा, जब उन्होंने हमें गेट पर इतनी देर खड़ा रखा मैं तभी समझ गई थी। फिर अंदर आई तो मेरे दोनों पोतों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जिनका पूरा बचपन मेरी गोद में गुजरा था वो मुझे पहचान ही नहीं रहे थे। मैं तभी समझ गई थी कि ये पराए हो गए हैं। मुझे सुबह वापस गांव ले चल बेटा, शहर की आबो हवा ठीक नहीं है। कमला की आंख भर आई। बोली, पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई माँ जी। सास बोली, कमी तेरी परवरिश में नहीं बहू, कमी शहर की हवा में है। तू मन खराब मत कर, तू तो बहुत अच्छी है बेटा। कहते हुए सास बहू के सर पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा अपनापन मिला तो कमला की आंखों से टपक टपक कर आंसू बहने लगे। रात को आकर बेटों ने यह भी नहीं पूछा कि माँ और दादी तुमने खाना खाया या नहीं। सुबह चाय बनी तब भी उन्हें माँ और दादी की याद नहीं आई। सुबह 8 बजे के आसपास बड़ी बहू आकर बोली, माँ जी, घर के बाहर ऑटो खड़ा है, आपके बेटे आपको वापस गांव भेजना चाहते हैं, इसलिए अपना सामान उठाइए और यहाँ से चलती बनिए। कमला देवी कुछ नहीं बोली। शायद उसे पहले ही आभास था कि ऐसा ही कुछ होगा। वो बाहर आकर बेटों से बोली, गांव में मेरे रहने का खर्चा कौन देगा, ये भी बता दो। बड़ा बेटा बोला, माँ, आपके खाते में अभी भी 3 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपको खर्च की क्या आवश्यकता है। इस घर में आप हमेशा हुक्म चलाती रही हैं, मगर अब आपकी बहुओं को अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ रहेंगी तो बेवजह कलह होगी। गांव में हमारे 4 कमरे हैं, वहाँ जाकर आराम से अपना बुढ़ापा काटो। कमला देवी बोली, अब ये घर छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम लोग जाओगे। तुम क्या समझती हो, ये घर तुम्हारे पिता के नाम है। उन्हें पहली बार जब दिल का दौरा पड़ा था ना, तो वे तभी समझ गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था, कमला, बच्चे अब हाथ से निकल चुके हैं और अब मेरा कोई भरोसा नहीं कि मेरी आंखें कब बंद हो जाए। इसलिए ये घर मैं तेरे नाम करवा रहा हूँ ताकि भविष्य में तेरे साथ कुछ गलत ना हो। फिर कमला देवी हाथ में ले रखे फ़ोन को दिखाते हुए बोली, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वो लोग अभी आते ही होंगे। तुम लोग अभी से घर खाली करने की तैयारी में लग जाओ। इतना सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं की हालत खराब हो गई। उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो लोग तो कुछ और ही ख्याली पुलाव बनाकर बैठे हुए थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब उन्होंने पेपर पर माँ का नाम देख लिया तब जाकर उन्हें यकीन आया कि घर तो पिताजी ने माँ के नाम कर दिया है। फिर छोटी बहू हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस हालत में हमें घर से बाहर मत निकालो, कुछ तो दया करो माँ जी हम पर। दोनों बेटे भी गिड़गिड़ाने लगे। बोले, ऐसा मत करो माँ, हम बर्बाद हो जाएंगे। कमला देवी बोली, जब तुम्हें हम बुढ़ियों पर रहम नहीं आ रहा था तो मैं तुम लोगों पर क्यों रहम करूं? तुम लोगों में दया और संवेदना नाम की अब कोई चीज़ नहीं बची। तुम्हारे दिलों में जहर भर गया है। फिर बेटों ने आनन फानन में शहर में कोई घर किराए पे लिया और घर खाली कर गए। अब कमला देवी उस घर में अपनी सास के साथ सुकून से रह रही हैं। दोस्तों, क्या इसी दिन के लिए लोग भगवान से औलाद मांगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अपने हाथ से निवाला खिलाने वाली माँ, अपने खून पसीने की मेहनत से एक एक पैसे जोड़कर घर बनाने वाले बाप के दुनिया से विदा लेते ही बेटों ने माँ और दादी को बेघर करने में 1 मिनट नहीं लगाया। जो दादी अपने पोतों पर जान छिड़कती थी,
अपने मुंह का निवाला अपने पोतों को खिलाने में एक पल नहीं सोचती थी। आज उसी दादी को दोनों पोतों ने एक नज़र देखना नहीं चाहा। इस कलयुग की दुनिया में पैसा इतना बड़ा हो गया है तो सोच लें, आगे हर किसी की औलाद है, वो भी यही सब देख रही है। आप जैसा खुद का भविष्य देखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही अपने बुजुर्गों के साथ करिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।